Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. In previous lecture we have discussed about the Newton's second law of motion. Now we are going to discuss the Newton's third law of motion. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस की थी कुछ बातें, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलूं। हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो बिलोंग करेगा किससे? बैलेंस फोर्सेस से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस से बिलोंग करता था या उसको रेफर करता था। इसी तरीके से हमने कुछ और बातें भी डिस्कस करी थी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया and Newton's second law of motion is also known as the law of force. Now we are going to discuss about Newton's third law. अच्छा, इसके साथ साथ एक बात हमने और पढ़ी थी कि Newton's first law is also give us the qualitative definition of force and Newton's second law of motion give us the quantitative definition of force. ठीक है, फिर हमने एक बात ये भी डिस्कस की थी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ मोशन। इससे हम फर्स्ट लॉ को भी डिस्कस कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक स्पेशल केस रख के आपको दिखाया था। इसी तरीके से हम जो है उससे थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक लॉ जो है न्यूटन का सेकंड लॉ था। चलिए अब कुछ हम बात करते हैं अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके स्टेटमेंट क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगी? टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन हम करेंगे उन एक्शन का रिएक्शन लाजमी होगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन जो बात बताई गई है डेफिनेटली ये डिपेंड करती है, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, इन टर्म ऑफ फोर्स कंसीडर की जाएगी। तो जो भी हम एक्शन करेंगे इन टर्म ऑफ फोर्स दैट कुड बी हैव दैट मस्ट हैव एनी रिएक्शन बट इट इज इन इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि किसी सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ या अ ब्लॉक हैविंग अ मास m which is placed on the smooth horizontal surface। इस सरफेस के ऊपर जो बॉडी का मास होगा उस मास को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, दैट विल बिकम द वेट ऑफ द बॉडी। क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी। और ये जो वेट ऑफ द बॉडी है बेसिकली वेट हैज द नेचर ऑफ फोर्स। वेट की जो नेचर है वो क्या होगी? फोर्स की नेचर के बराबर होगी, जिसको कहां पर खींचा जा रहा है? डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये हमारी क्या होगी? इस ब्लॉक की एक्शन फोर्स होगी। दिस इज द एक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये एक्शन फोर्स हो गई। डेफिनेटली इसका रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन वुड बी अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन टू द ब्लॉक। सरफेस जो है वो एक्ट करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा रिएक्शन में और अपवर्ड अप्लाई करेगा। इसको हम कहेंगे दिस इज द रिएक्शन फोर्स दैट कुड बी इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, जो कि किसके बराबर होगी? वेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। अगर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर वेट यहां पर 50 न्यूटन है तो नॉर्मल रिएक्शन आपका उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी 50 न्यूटन ही होगा। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा एक्शन और रिएक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं? हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है कि समझते हैं कि यही हमारी जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और बाकी इसमें और कुछ नहीं। तो इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो समझ में हमें आया कि कोई भी फोर्सेस
अप्लाई हो रही है बॉडी के ऊपर और सरफेस के ऊपर। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें या इस एग्जाम्पल को देखें, ऐसे न्यूटन लॉ की हमारे पास मतलब बेशुमार जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि अ बॉल हिट ऑन द वॉल, ठीक है, आपने एक बॉल ली और उस बॉल को दीवार पे स्ट्राइक की, दीवार पे हिट किया, तो क्या होगा, जिस वक्त वो बॉल जाके दीवार पे स्ट्राइक करेगा, हिट करते वक्त उसकी जो ये कह लीजिए एक्शन है इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन की फॉर्म ऑफ द फोर्स अप्लाई करेगी बॉल के ऊपर, और सिमिलर अमाउंट के अंदर बॉल भी उस बॉल पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करे, जिसकी वजह से बॉल आपकी दोबारा रीबाउंस हो जाती है। ठीक है, तो जितना एक्शन किया आपने उतना ही आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है। सिमिलरली हम जो है वो अगर स्विमिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, स्विमिंग के अंदर हम एक्शन फोर्स लगाते हैं वाटर के ऊपर, वाटर पे एक्शन फोर्स लगाने की वजह से हम पर रिएक्शन होता है, हम कहां जाते हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो अगेन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे अगर हम मूवमेंट की बात करें, हम चलते हैं किस बिहाफ पर है, सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम क्या करते हैं, अपने पांव से हम फोर्स लगाते हैं जमीन की तरफ और जमीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, अर्थ को बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक्शन। अब क्योंकि एक ह्यूज ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो उसको पुश नहीं कर सकते, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, हमने कोशिश करी तो पीछे पुश करने की, लेकिन रिएक्शन में अर्थ भी हमको उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, तो रिएक्शन में क्या हुआ, हमारा मास कम होता है, अर्थ की लगाई हुई फोर्स की वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। तो यही रीजन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करके जाते हैं वो भी इसी एक्शन और रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से ही मूव करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर हम इसको देखें तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ अप्लाई होंगे, हमेशा एक साथ अप्लाई होंगे, जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन लाजमी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट एज अ पेयर। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होंगी, हमेशा पेयर में मतलब अप्लाई होंगी, और उसको क्या कहा जाता है, नोन एज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। हमेशा ये बॉडी हमेशा एक्ट करेगी पेयर फॉर्म के अंदर, दे विल नेवर एक्ट एज अ आइसोलेटेड फोर्स, कभी भी आइसोलेटेड फोर्स नहीं होगी। जैसे कि फोर्स सपोज मैं कहूं कि भाई मैंने एक्शन तो कर दिया मगर उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, या कोई रिएक्शन हमें हो रहा हो उसका एक्शन हो ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन लाजमी होगा। ऐसी पूरी यूनिवर्स में कोई एक एग्जांपल नहीं है जहां पर कोई सिंगल फोर्स अप्लाई होगा उसके रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको उस वक्त नजर नहीं आ रहा है एक्शन फोर्स की रिएक्शन फोर्स नजर नहीं आ रही एक्शन के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही होगी जो कि बाद में यूटिलाइज हो रही होगी। तो हमेशा याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द पेयर, और वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर चलाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए एक और पॉइंट कि there is never an isolated force exist in nature। हमारी नेचर में आइसोलेटेड फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आइसोलेटेड फोर्स कभी भी अप्लाई नहीं हो रही होगी, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में अप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी अगर प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हो तो वहां पर आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। ठीक है, मैं उसको थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझाऊं। वहां पर आपने कुछ इस तरह से डिस्कस किया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2, ठीक है,
ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं M1 इज अट्रैक्टेड M2, M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज द फोर्स, इसको मैं F1 कह लूं, ठीक है। कोई भी इसकी मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से 5 न्यूटन कह लीजिए, 5 न्यूटन की स्पीड से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन M2 की जो है वो M1 को क्या करेगा, ये भी मास है ना, M1 को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट किया इसने, इसको हम कहते हैं MF2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी भी हम कह लेते हैं कि ये भी कितनी स्पीड से कर रहा है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो M1 ने M2 को अट्रैक्ट किया 5 न्यूटन से, M2 ने M1 को अट्रैक्ट किया 5 न्यूटन से, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, जिसको हम माइनस कह लेते हैं, अपोजिट F1 के अपोजिटली। अच्छा, जरा मुझे बताइए कि यहां पर ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स की नेचर क्या है, फोर्स की नेचर क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि भाई फोर्स की नेचर यहां पर, क्योंकि मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी होती है ना, ड्यू टू द मासेस, मैंने क्लास में बताया था कि ड्यू टू द मासेस जो फोर्सेस होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहलाती हैं। अच्छा, ये भी मास की वजह से हो रही है, M2 भी तो मास है ना, तो यहां पर जो फोर्स लग रही है ये कौन सी फोर्स है, ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं इसके अपोजिटली बात करूं, एक और एग्जांपल दूं आपको, हम बात करते हैं कुछ चार्जेस की, लेट्स से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, भाई ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दिस इज नोन एज द F1। अच्छा, माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, दिस इज F2। दोनों कोई ना कोई फोर्सेज होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा दोनों का, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे नेचर की मैं दोबारा बात करूं आपसे, भाई अब यहां पर नेचर क्या है इनकी, तो आप क्या कहेंगे कि सर F1, क्योंकि चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है ना, चार्जेस है ना यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो चार्जेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर आप क्या कहोगे, सर ये वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर मैं कहूं भाई नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, वो क्या है, तब भी आप ये कहोगे सर ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां से समझ में क्या आया, यहां से देखो हमने ये पिक किया कि जब भी कभी कोई एक्शन फोर्स होगा, जिस नेचर में भी हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स में होगा, बात समझ आई। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने अट्रैक्शन किया है तो रिएक्शन फोर्स की नेचर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जिस फोर्स के जरिए, जिस नेचर ऑफ फोर्स के जरिए आपने एक्शन अप्लाई किया है, रिएक्शन भी उसी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में और उसी इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन साथ साथ नेचर भी सेम होगी, क्लियर। तो ये बात हमें यहां पर पता लगी कि नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर is always same, दोनों की रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी, कभी भी जो है वो एक दूसरे के नेचर अपोजिट नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्शन किया हो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए और रिएक्शन हो रहा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम अगर दोबारा बात करें, जैसे हमने यहां पे बात की एक्शन और रिएक्शन की, तो एक्शन और रिएक्शन पेयर जरा गौर से देखिए इस फिगर के अंदर भी, क्या एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रहा है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है। भाई मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल अभी पढ़ी,
एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी बॉल की, द बॉल हिट या स्ट्राइक्स ऑन द वॉल, वॉल पे स्ट्राइक हुई, एक्शन किसने किया? बॉल ने। रिएक्शन किसने किया? वॉल ने। तो एक्शन करने वाली बॉडी डिफरेंट थी, रिएक्शन करने वाली ऑब्जेक्ट डिफरेंट था। इसी तरीके से हम अगर फ्रिक्शन की बात करें या हम अगर वॉकिंग की बात करें, चलने की बात करें, तो वहां पर हमने अर्थ पर एक्शन किया, अर्थ को पीछे पुल करने की कोशिश करी, रिएक्शन ने अर्थ ने हम पर जो है फोर्स लगाकर हमें आगे किया। तो एक्शन हमारा था अर्थ पर और रिएक्शन अर्थ का था हम पर। तो एक्शन अलग ऑब्जेक्ट पर, रिएक्शन अलग ऑब्जेक्ट पर। स्विमिंग की एग्जाम्पल दी मैंने आपको। स्विमिंग के अंदर क्या हुआ? हमने पानी पर एक्शन किया, उसको पीछे जो है वो हमने पुश किया, एक्शन किया हमने, पानी ने हमें आगे फॉरवर्ड मूव करवा दिया, रिएक्शन। तो एक्शन हमारा, रिएक्शन वाटर का। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा हम अगर रॉकेट की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो रॉकेट के अंदर भी एक्शन रिएक्शन पेयर में अप्लाई होता है। अब वहां पे क्या होता है, जब रॉकेट अपवर्ड की तरफ मूव करता है तो उससे पहले उसमें नीचे थ्रस्ट निकलता है, उसमें गैसेस निकलती है जो कि नीचे डाउनवर्ड की तरफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, एक फोर्स जनरेट करती है। तो फोर्स किसने लगाई? रॉकेट ने। किस पर? अर्थ पर। अर्थ ने रिएक्शन में फोर्स किस पे लगाई? उस रॉकेट के ऊपर, तभी रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगेगी, दे नेवर एक्ट एट द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन देखिए यहां पर भी, एक्शन किसका था? ब्लॉक का। किस पर? सरफेस पर, नीचे डाउनवर्ड। रिएक्शन किसका था? जो ब्लू लाइन बना रही है, सरफेस का था। सरफेस ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई की किस पर? उस ब्लॉक के ऊपर। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। ठीक है जी, तो एक्शन, रिएक्शन, फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज या टू अपोजिट बॉडीज। ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा या वो एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होंगी। ठीक है जी, तो यहां पर अच्छा ये इसको यहां पे लिख लीजिए, हालांकि बात एक ही है, दे नेवर एक्ट ऑन द सिंगल बॉडी। ठीक है, वो कभी भी जो है वो किसी सिंगल बॉडी पर अप्लाई नहीं होंगी, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद हम और भी डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने डिस्कस करा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, फिर उस एग्जांपल से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यहाँ पर कुछ पॉसिबल है या नहीं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड हमने फोर्स लगाई, और ये फोर्स लग रही है लेट्स से F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। इसी बॉडी पर हमने एक और फोर्स अप्लाई करी और ये अब फोर्स लगी लेट्स से अपोजिट डायरेक्शन थी, इसको हमने F2 कहा और ये F2 की वैल्यू थी 10 न्यूटन। अच्छा, माइनस इसलिए क्योंकि ये F1 के अपोजिट डायरेक्शन थे, इसलिए माइनस 10। तो यहां पर दो फोर्सेस अप्लाई हुई इस ब्लॉक पर, इस मास पर, F1 और F2। तो अब आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2-3 सेकंड आपके पास को देखें, इस फिगर को देखिए, मुझे बताएं कि इज दिस द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स और नॉट, या इज दिस द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ और नॉट। ठीक है, होप कि आपने इसको समझ लिया होगा और इसका आंसर भी आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बेटा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, दोनों आपने देखा भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन, ठीक है जी, हमने एक्शन किया, देयर इज ऑलवेज इक्वल,
ठीक है, हमने देखा हाँ भाई यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड। अपोजिट डायरेक्शन हाँ देखा हमने, ये डाउनवर्ड है या प्लस में, तो ये इसके अपोजिट है, माइनस में अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों बातें ठीक हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। टू एवरी एक्शन देयर इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है। क्या अभी भी न्यूटन थर्ड लॉ होगा भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? तो ठीक है, दोनों बातें पॉसिबल है, लेकिन ये इस कंडीशन में न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों नहीं होगा? अब ये बात सोच रहे होंगे, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हमने एक पॉइंट लिखा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। तीन बातें जरूरी है एक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के लिए, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, दो बातें पॉसिबल है। तीसरी बात नहीं है, तीसरी बात क्या नहीं है, यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एक एक्शन लगा रहा हो दूसरा रिएक्शन लगा रहा हो। ये हाँ, इसको आप पेयर ऑफ फोर्सेस तो कह सकते हो, जिसको हम जो है वो नॉर्मल अब अगर मैं टॉपिक की बात बताऊं तो हमने उसमें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में पढ़ा था इसको। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस तो है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रही है, एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, इसीलिए इसको हम पेयर ऑफ फोर्सेस या अनलाइक फोर्सेस तो कह सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। और अगर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये कभी भी जो है उसकी एग्जांपल नहीं होगी। अच्छा, एक और पॉइंट, क्या एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं या नहीं करते? सोचें। ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कि हाँ, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसा ही। ठीक है, देखिए मोस्टली स्टूडेंट यही बात कहते हैं और ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें, और ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, दे नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। आई कैन रिपीट, क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बैलेंस या बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो। बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो, और अगर एक ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है तो फिर वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल नहीं थी ना, ऐसा ही? हाँ, ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 10 न्यूटन और यहाँ पर भी 10 माइनस 10 न्यूटन, मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं। क्यों बैलेंस कर रही है? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। Forces always balance each other when they applied on the same body. If they applied on the other body, they never balance each other. और न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमेशा एक दूसरे पर अप्लाई होती हैं दो अलग अलग बॉडीज, जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पर, they never balance each other. ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर बैलेंस each other. Got it? तो होप कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह के बारे में। ठीक है जी बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने डिस्कस की थी इस टॉपिक से भी, पूरे एक टॉपिक से पहले हमने कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो उन कंडीशन में हमने कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई हो सकती है वो हमारी अप्लाई होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने स्पेशली पढ़ा था। न्यूटन लॉज जो है वो तमाम जगह पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, बस उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, जब मास कांस्टेंट हो, मास हम चेंज ना कर रहे हो, तो वहां पर जो है वो न्यूटन लॉज को एप्लीकेबल हमने कहा था। अब कुछ लिमिटेशन है, इसमें से फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि फर्स्ट लिमिटेशन कहते हैं कि व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट बॉडी वेरी हाई comparable to
स्पीड ऑफ लाइट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाए जो कि कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर जाए, तो लाइट के करीब करीब अगर मूव करने लगे तो आपको मालूम है लाइट की स्पीड होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये इतनी ह्यूज स्पीड है, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है कि जिसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको याद होगा हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि देयर आर 2 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिक्स। भाई एक को हमने क्लासिकल फिजिक्स कहा था और दूसरे को हमने मॉडर्न फिजिक्स कहा था या क्वांटम फिजिक्स कहा था। उस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम जब स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड से मूव करते हैं तो वहां पर पार्टिकल्स के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी बिहेवियर में, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। डिस्कस किया था हमने पहले भी, या आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए होंगे या प्रीवियस क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी जो कि बहुत ये कह लीजिए कि बेसिक इक्वेशन है, E=mc² पढ़िए ना। तो ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करती है। भाई क्लासिकल में हमने क्या कहा था, अगर मैं बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ की, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या कहा था, F=ma। हमने ये कहा था F=ma। यहां पर हमने मास क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। हमने कहा था ना कि अगर मास आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी बॉडी में वो कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी आप उस पर फोर्स लगाओगे। कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम एक्सेलरेशन, ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन। तो हमने क्या कहा था, मास हमारा कांस्टेंट होगा। अगर मास कांस्टेंट होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा और न्यूटन के सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे वहां पर। देखिए ना, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या मास चेंज हो रहा है? हम मूव करके जा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी का मास चेंज हो जाता है? नहीं होता। तो यही क्लासिकल फिजिक्स का कहना था कि क्लासिकल फिजिक्स में बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है और क्लासिकल फिजिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं ना, जब हम स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेबल मूव करते हैं तो वहां पर आइंस्टाइन की इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करने लगे हैं तो हमारा मास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। इसका मतलब वहां से कॉन्सेप्ट मिलता है कि हाँ हमारी जो ये कह लीजिए मास है दे कैन बी कन्वर्टेबल। मास हमारा कन्वर्टेबल है, वेरी हो सकता है, जबकि क्लासिकल में मास वेरी नहीं होता। तो मास यहाँ पर वेरी हो सकता है, इसका मतलब न्यूटन के लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एक पॉइंट कि जब भी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, उसके करीब करीब पहुंचना स्टार्ट हो जाए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट करीब करीब भी पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमारे न्यूटन के लॉज वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इसी तरीके से एक और पॉइंट भी होता है, इसमें कहते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज अनएप्लीकेबल अंडर द हायर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द हायर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने न्यूटन्स की अभी सारी बात की थी क्लासिकल फिजिक्स में, तो उस वक्त हम समझते थे कि हमारी जो स्पेस है वो बिल्कुल एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है। स्पेस की बात, ठीक है, जैसे लाइक हम कोई कर्टन की बात करें, कोई चादर की बात करें, बिल्कुल एक फ्लैट ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब उसमें कोई जो है कर्व वगैरह मौजूद नहीं थे, तो बड़ी स्मूथ ग्रेविटी वहां पर कंसीडर की जाती थी जो हमारी अर्थ की है पॉसिबल। लेकिन अगेन मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट से या आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट से हमें पता लगा कि क्योंकि हमारे अर्थ में हमारी स्पेस के अंदर अर्थ से भी हैवी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और जितने हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उतनी ही ज्यादा उनके अंदर ग्रेविटी मौजूद होगी। तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ग्रेविटी होने की वजह से हमारी जो स्पेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, उसमें भी जो है वो कर्व मौजूद है, उसमें भी जो है वो अप एंड डाउन मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कर्टन है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट रखें और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखें, तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे जिस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वहां पर उस
चादर में, उस कर्टन पे जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक कर्व सा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ज्यादा नीचे से कर्व बनेगा। तो ये शो कर रहा है कि हमारे जो स्पेस है वो बेसिकली जो है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें भी अप एंड डाउन मौजूद है, जो कि ग्रेविटी की वजह से होते हैं। और तो दो हमने लिमिटेशन पढ़ी, जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब बॉडी मूव कर जाए तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ग्रेविटी के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हायर ग्रेविटी, जैसे ब्लैक होल्स वगैरह में होता है, या इस तरह स्पेस में बहुत जायंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से भी हमारी बॉडी का मास सेम नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनएप्लीकेबल। ओके, तो ये कुछ जो है न्यूटन लॉ की लिमिटेशंस थी। होप कि ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन